गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान, जिसकी आज है 8वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संघ की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इसे दिया गया है संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। तो संघ की कार्यपालिका को दिया गया है भारतीय संविधान में, संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। और संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और भारत के महान्यायवादी। और इस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति महोदय के बारे में, उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में, प्रधानमंत्री महोदय के बारे में और उनके मंत्रिमंडल के बारे में। बाकी जो भारत के महान्यायवादी होते हैं दोस्तों, इनको जब हम लोग संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति महोदय को। तो इसमें सबसे पहले आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि जो गवर्नमेंट या सरकार के हेड होते हैं वो होते हैं दोस्तों पीएम या प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री महोदय। बाकी जो इंडिया स्टेट या भारत देश के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय। इतनी बात आप लोग सबसे पहले यहां से ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग अनुच्छेद 52 से ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति महोदय से कि अनुच्छेद 53 का फर्स्ट, और इसके अनुसार दोस्तों संघ के सभी कार्यकारी शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। और अनुच्छेद 53 का सेकंड है दोस्तों, और इसके अनुसार तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होंगे, तो वो होंगे भारत के राष्ट्रपति महोदय। तो इतनी बात आप लोग सबसे पहले राष्ट्रपति से ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, और अनुच्छेद 53 का फर्स्ट उसके अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी, और अनुच्छेद 53 के सेकंड के अनुसार तीनों सेनाओं का प्रमुख वो होंगे राष्ट्रपति महोदय। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 54, और इसमें दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में। और राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन या इलेक्शन होता है दोस्तों इनडायरेक्ट, या इसी को कहा जाता है अप्रत्यक्ष। और इसका अर्थ यह हुआ कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वे जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते, वे चुने जाते हैं दोस्तों संसद एवं विधायक के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं या कौन कौन लोग वोटिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये लोग दोस्तों राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल होते हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या एमएलए ऑफ स्टेट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मतलब जो राज्य विधानसभा के विधायक होते हैं दोस्तों वो लोग भी राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन में शामिल होते हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा यूटी या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा होती है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन में शामिल होते हैं या वोट देते हैं। फिर इसके बाद नोट्स में यहाँ पर ध्यान में रखिएगा
कि जो नॉमिनेटेड या मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों, वो चाहे किसी भी सदन के हो, वो लोग राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भाग नहीं लेते या राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में वोटिंग नहीं करते। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 56, जिसमें दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल के बारे में। और इसके अनुसार राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल होता है 5 साल या 5 वर्षों के लिए। फिर इसके बाद यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के दोस्तों चौथे राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट या पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। और इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, और ये दोस्तों भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। और इन दोनों लोगों की दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों लोगों की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 58, और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता बताई गई है। तो इसमें कुछ योग्यता है जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वे भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए योग्य होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए, और किसी भी लाभ पद पर न हो। तो ये कुछ प्रमुख योग्यता है दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए, जिसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 59, और इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों को बताया गया है। जैसे कि जो राष्ट्रपति पद होगा या जो राष्ट्रपति होगा वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब न तो वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है न ही राज्यसभा का। बाकी जो राष्ट्रपति होगा वह स्टेट लेजिस्लेचर या जो राज्य विधानमंडल होता है उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब वह विधानसभा या विधान परिषद किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ये दोस्तों शर्तें बताई गई हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में। और अनुच्छेद 59 में ही दोस्तों बताया गया है राष्ट्रपति महोदय के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 60, जिसमें दोस्तों दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के शपथ के बारे में। और यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाई जाती है सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा। और यदि किसी कंडीशन में दोस्तों जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है या उनका पद रिक्त है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे या जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाई जाएगी। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 61, और इसमें दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसके द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से रिमूव्ड या हटा दिया जाता है। और यही जो महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाती है, इसे दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 61 में। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वहां से आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है या लाई जाती है वो संसद या पार्लियामेंट के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। फिर इसके बाद जिस भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों लाई गई है या शुरू की गई है वहां पर होता है 14
दिनों तक या 14 दिनों के अंदर डिस्कशन किया जाता है और उसके बाद एक नोटिस दी जाती है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय को। फिर जिस सदन में दोस्तों यह प्रक्रिया लाई गई है वहां पर होगी वोटिंग, और यदि 2/3 मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी दोस्तों उस सदन में मिल जाती है तो फिर इसके बाद वह दोस्तों जाएगा दूसरे हाउस में। मतलब अगर लोकसभा में पहले विधेयक या बिल आया है दोस्तों जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा है, तो वहां पर अगर वोटिंग हुआ और 2/3 बहुमत मिल गया तो उसके बाद जाएगा फिर राज्यसभा में। और यहां पर दोस्तों जो राष्ट्रपति महोदय पर चार्ज लगा है जिसके आधार पर उन पर महाभियोग चलाया जा रहा है, उसी सभी चार्जों या जो उनके द्वारा अपराध हुआ है उसका होगा इन्वेस्टिगेशन या जांच होगी। और उसके बाद फिर दोस्तों वोटिंग होगी, और यदि दोबारा से उस सदन अर्थात राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत मिल गया उस विधेयक के पक्ष में तो राष्ट्रपति महोदय रिमूव्ड कर दिए जाएंगे या उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को दी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। इसके बाद नोट्स में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 महीने तक खाली रह सकता है। मतलब यदि भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो दोस्तों रिक्त है तो 6 महीने के अंदर उस पद पर इलेक्शन करवा के दोस्तों उस पद को भरना होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो भारत के राष्ट्रपति का पद होता है वो मैक्सिमम 6 महीने तक खाली रह सकता है। इसके बाद आप लोग देखिए राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां या पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो इसमें पहली शक्ति आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि राष्ट्रपति महोदय के पास है और वो है एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यकारी शक्ति, जिसके अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं किन्हीं किन्हीं, तो वो नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर को दोस्तों नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और उनके मंत्रिमंडल में जो मिनिस्टर्स होते हैं या मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। फिर जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। फिर कह गया ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। फिर यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं या संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। इसके बाद इसी में अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय SC ST OBC आयोग का गठन करते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग यहीं पर ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। फिर अगली पावर है दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियां, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का विघटन या स्थगन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली पावर आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है मिलिट्री पावर या सैन्य शक्ति, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही दोस्तों तीनों जो सेनाएं हैं उसके जो सैन्य प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। फिर अगला है डिप्लोमेटिक पावर या राजनयिक शक्तियां, और इसके अंतर्गत दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। फिर
अगला जो पावर होती है राष्ट्रपति महोदय की, वो है दोस्तों फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्तियां। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो कैग होता है या जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट महोदय को। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग दोस्तों ये भी रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय को। फिर यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि होती है, इस पर दोस्तों अधिकार होता है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर महोदय का। और कंसोलिडेटेड फंड को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में। और ये जो कंटिंजेंसी फंड है या जिसे कहा जाता है आकस्मिक निधि, इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में। और इस पर ऑथराइजेशन या दोस्तों इस पर अधिकार होता है भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय का। इसके बाद राष्ट्रपति महोदय की अगली शक्ति है दोस्तों न्यायिक शक्तियां या जुडिशियल पावर। और इसके अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो क्षमादान दिया जाता है उसे बताया गया है। तो राष्ट्रपति महोदय जो क्षमादान देते हैं दोस्तों वो होता है 4 टाइप का, जिसमें पहला हो गया लघुकरण या कम्यूट। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट मिला होता है या जो दंड मिला होता है उसका नेचर चेंज कर दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लघुकरण या कम्यूट में। और इसमें जैसे किसी व्यक्ति को मिला है दोस्तों फांसी, तो उसकी जो सजा है उसको चेंज कर दिया जाएगा उम्र कैद में। तो लघुकरण या कम्यूट में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो पनिशमेंट या दंड जो होता है उसका नेचर चेंज कर दिया जाता है। फिर इसके बाद अगला है परिहार या रेमिशन। इसमें दोस्तों विदाउट चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट, मतलब बिना जो पनिशमेंट होता है उसकी नेचर चेंज किए हुए जो उसकी सजा की अवधि होती है उसे कम कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों किसी व्यक्ति को मान लो मिला है कठोर कारावास की सजा 10 वर्षों के लिए, तो परिहार के अंदर राष्ट्रपति महोदय उसे 5 वर्ष तक कर सकते हैं। इसके बाद अगला है विराम या रेस्पाइट, जिसमें होता है दोस्तों स्पेशल कंडीशन जिसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय जो पनिशमेंट होती है उसे लेस या कम कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या किसी को प्रेगनेंसी है तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमादान देते हैं और उसकी जो पनिशमेंट होती है उसे कम कर देते हैं। और चौथा इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रविलंबन या रेप्राइव, जिसमें राष्ट्रपति महोदय टेम्परेरी सस्पेंशन लगा देते हैं। जैसे मान लो किसी को फांसी हुई है या किसी को फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति महोदय उसे जो फांसी की सजा हुई है उसे अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं। यह आता है दोस्तों प्रविलंबन या रेप्राइव के अंतर्गत। इसके बाद अगला दोस्तों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति महोदय से कि राष्ट्रपति महोदय ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और ये जो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं ये होता है दोस्तों टेम्परेरी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश कब जारी करते हैं इसे भी आप लोग जान लीजिए। तो जब दोस्तों संसद का सत्र नहीं चलता तब जो मंत्रिमंडल होता है वो राष्ट्रपति महोदय को रेकमेंड या सिफारिश करता है कि आप अध्यादेश लाइए। तो राष्ट्रपति महोदय इसे दोस्तों अनाउंस करते हैं और पहले ये लगता है 6 वीक या 6 सप्ताह के लिए, फिर उसके बाद 6 मंथ के लिए ये चलता रहता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 43, जिसमें दिया गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। और इसके अंतर्गत दोस्तों किसी सार्वजनिक हित के मामले पर प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में, और जिसके अनुसार किसी सार्वजनिक हित के मामले पर
प्रेसिडेंट महोदय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। बाकी इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखिएगा आप लोग अगला पॉइंट कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको नियुक्त करते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए राष्ट्रपति महोदय के वीटो पावर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो वीटो पावर दोस्तों जो राष्ट्रपति महोदय के पास होती है वहां से सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय मनी बिल या धन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयकों या बिलों पर दोस्तों राष्ट्रपति महोदय अपनी वीटो नहीं यूज कर सकते। ये सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपति महोदय को 3 तरह के वीटो प्राप्त है दोस्तों, जिसमें पहला हो गया एब्सोल्यूट वीटो या इसी को कहा जाता है अत्यंतिक वीटो। और इसके अनुसार या इसके अंतर्गत दोस्तों संसद द्वारा पारित विधेयक या बिल पर राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये कौन सा विधेयक होता है जिस पर राष्ट्रपति महोदय एब्सोल्यूट वीटो कर सकते हैं? तो वो दोस्तों होता है गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक। और गैर सरकारी मतलब क्या होगा दोस्तों कि संसद के वो सदस्य जो कि मंत्री नहीं हैं, उन्हीं को कहा जाता है गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर। तो गैर सरकारी सदस्यों का जो विधेयक होता है उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय एब्सोल्यूट वीटो कर सकते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों वीटो सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो। और इसमें आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि मान लो जैसे कोई बिल या विधेयक हुआ दोस्तों और वो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया और राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गया उनकी एसेंट या स्वीकृति के लिए, लेकिन राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृति न देकर फिर से उसे संसद के किसी भी सदन में भेज सकते हैं उस पर दोबारा से विचार करने के लिए। लेकिन यदि दोस्तों उस बिल या विधेयक को संसद दोबारा से पास करके भेजता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय को उनकी स्वीकृति के लिए, तो उस विधेयक या बिल पर राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति देना अनिवार्य है, उसे प्रेसिडेंट महोदय रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर तीसरा है पॉकेट वीटो। और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक को न तो स्वीकृति देते हैं न ही अस्वीकृति देते हैं और न तो उसे लौटाते हैं, बल्कि अनिश्चित समय के लिए लंबित रखते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला हो गया भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि थे 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति। फिर अगला पॉइंट आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। फिर अगला है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे दोस्तों आर वेंकट रमन। फिर इसके बाद है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे के आर नारायणन। और जैसा कि अभी हमने दोस्तों ऊपर बताया था आपको कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, जो कि हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के जो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम में आ सकती है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों उनके पद को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार यह बताया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। और अनुच्छेद 64 के अनुसार
भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो दोस्तों राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति भी होंगे। फिर अगला है अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 65 में यह बताया गया है दोस्तों कि जब भी भारत के राष्ट्रपति पद दोस्तों रिक्त होगा या खाली होगा किसी भी कारण से, तो जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन जिसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में, और ये जो उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन या इलेक्शन होता है ये भी होता है दोस्तों इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष, और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें दोस्तों जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का, मतलब जो उपराष्ट्रपति पद का जो इलेक्शन होता है या निर्वाचन होता है उसमें शामिल होते हैं, उसमें वोटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ संसद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो दोस्तों इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, मतलब चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उनके इलेक्शन या निर्वाचन में शामिल होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो दोस्तों मनोनीत हो। बाकी राज्य विधानमंडल के या केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी प्रकार के कोई सदस्य शामिल नहीं होते हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्तमान में है दोस्तों 15वें और इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री परिषद होता है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 74, और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 75 जिसके अनुसार दोस्तों पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 75 का फर्स्ट का ए, और इसके अनुसार दोस्तों मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा, और ये प्रावधान दोस्तों किया गया 91वें संविधान संशोधन या 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। और ये दोस्तों राज्यों के लिए भी सेम है और वहां पर इसे दिया गया है अनुच्छेद 164 का फर्स्ट का ए में। और इस राज्य से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी स्टेट या राज्य में दोस्तों 15% मंत्रियों को निकालने पर यदि उनकी संख्या दोस्तों 12 से कम हो रही है तो उस राज्य को छोटे राज्य या स्मॉल स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। तो अनुच्छेद 75 का जो फर्स्ट का ए है उसमें मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या को बताई गई है, और यह संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से दोस्तों अधिक नहीं होगी, और ये सेम है दोस्तों राज्य एवं केंद्र दोनों जगह में। और ये प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 75 का फर्स्ट का बी, और इसके अनुसार दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री बनने के लिए भी दोस्तों अयोग्य होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 75 के फर्स्ट के वी के अनुसार दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य घोषित होगा। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 75 का थर्ड,
और इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और कोई भी मंत्री मंत्रिपरिषद से असहमत नहीं हो सकता। ऐसा करने पर दोस्तों उसे उसके पद से निकाल दिया जा सकता है या बर्खास्त कर दिया जा सकता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 75 का 4th, और इसमें दोस्तों मंत्री पद की शपथ के बारे में बातें बताई गई हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 75 का 5, और इसमें यह है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा के भी सदस्य नहीं है, और उसे दोस्तों मंत्री बना दिया जाता है, तो मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना होगा, नहीं तो उसको उससे पद से हटा दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5th में। तो बस ब्रदर, इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।